चलिए, लेट्स स्टार्ट। कि आईआर में जो है आपके पास यहाँ पे कितने करंट अफेयर्स जो है हमारे पास यहाँ पे, तो इन टोटल आईआर के करंट अफेयर्स के लिए हम लोग 8 से 9 लेक्चर्स जो है आपके पास यहाँ पे करेंगे। 8 to 9 लेक्चर्स के अंदर इन टोटल आईआर का जो करंट अफेयर्स है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको जो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यूएन से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे आई हैं। सबसे पहला जो आपके पास है वो है UN 80 इनिशिएटिव। इसको लिख लीजिए, UN 80 इनिशिएटिव, UN 80 इनिशिएटिव। ये क्या है आपके पास यहाँ पे, बेसिकली ये यूएन की पोजीशन को रीअफर्म करने के लिए, किसके लिए, ये वर्ड याद रखना, ये यूएन की पोजीशन को फिर से रीअफर्म करने के लिए जो है आपके पास यहाँ पे बनाया जा रहा है। यस, यूएन की पोजीशन को, यूएन की रिलेवेंस को फिर से रीअफर्म करने के लिए जो है यहाँ पर आपके पास ये जो है वो बनाया जा रहा है। तो देख रहे हो ना ये व्हाट इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एफर्ट डिजाइन टू मॉडर्नाइज द यूनाइटेड नेशंस, इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट अमिड लिक्विडिटी क्राइसिस। तो ये यूएन की जो आज के टाइम में जो रिलेवेंस है उसको रीअफर्म करने के लिए जो यहाँ पर आपके पास बनाया जा रहा है। अब बात आती है इसको करेगा कौन सा, तो इसका जो बेड़ा उठाया है वो उठाया यूएन टास्क फोर्स ने। यूएन टास्क फोर्स ने, यूएन टास्क फोर्स जो है यहाँ पर ये आपके पास इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगी। यूएन टास्क फोर्स विल बी दी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव। दिस इनिशिएटिव फोकसेस ऑन एनहांसिंग एजिलिटी, इंटीग्रेटिंग सिस्टम्स, रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड बूस्टिंग ओवरऑल इफेक्टिवनेस। किसकी इफेक्टिवनेस सर, यूएन की इफेक्टिवनेस को। तो एफिशिएंसी मेजर्स कैसे करेंगे, ये इंप्रूव करेंगे। वैसे ये सारी चीजें पढ़ने की नहीं, बस आपको पता चल गया ना आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर जस्ट क्वेश्चंस आपके पास आएंगे प्रीलिम्स के अंदर, तो कि भाई ये UN 80 इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है कि सर क्या करना है इसमें, हमको यूएन की एफिशिएंसी को, रिलेवेंस को, सॉरी यूएन के आज के टाइम में रिलेवेंस को रीअफर्म करने के लिए जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे बनाया गया। सेकंड, आपका आपके पास जो न्यूज आपके पास यहाँ पे आती है वो आती है सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर के। सर सिक्योरिटी काउंसिल कौन सी, यूएनएससी। यूएनएससी में अभी आपके पास 5 नए नेशंस जो है यहाँ पर आपके पास क्या है, उनको ऐड किया गया है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से नेशंस को जो है यहाँ पर आपके पास ऐड किया गया है। प्लस आपके पास ये चीज भी पूछी जा सकती है कि उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो 5 नेशंस कौन कौन से ऐड हुए हैं इनको यहाँ पर आप देख लो। सबसे पहला आपके पास है बहरीन, दूसरा आपके पास होता है कोलंबिया, तीसरा आपके पास होता है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फोर्थ वन इज लताविया, एंड फिफ्थ वन इज लिबेरिया। कितने टाइम के लिए इनको ज्वाइन किया गया है, बिकन 2 ईयर टर्म्स। और कैसे, परमानेंट है नॉन परमानेंट है, दे आर नॉन परमानेंट मेंबर्स, दे आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। यस, ये ध्यान रख लेना है। बहरीन है, कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर लताविया है, एंड देन लाइबेरिया है। यस, ये जो है आपके पास यहाँ पर है। क्लियर, चलिए गुड वन। अब ना इनकी वर्ल्ड में लोकेशन देख लो, क्योंकि यहाँ से ना अब आपके पास यहाँ पे उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अभी, ओहो सर ये तो अभी बड़े ही हॉट रीजन चल रहे हैं, आज के टाइम में तो बड़े ही हॉट रीजन चल रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है बहरीन। यस, यहाँ पर आपके पास आता है बहरीन। अफ्रीका में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर अगर आप साउथ अमेरिका में चले जाते हो, साउथ अमेरिका में इधर आपके पास है कोलंबिया, यहाँ पर आपको मिल जाता है कोलंबिया। यस, तो बहरीन हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका में हो गया आपके पास, और कोलंबिया में जो है आपके पास, सॉरी साउथ अमेरिका में जो है आपके पास यहाँ पे कोलंबिया हो जाता है। उसके बाद आप देखते हो तो यूरोप में इधर यहाँ पर आपको दिख जाता है लताविया। यस, लताविया। एंड अगेन वापस अफ्रीका में ही अगर आप इधर की तरफ में आते हो तो यहाँ पर ही आपको मिल गया लाइबेरिया, लाइबेरिया। यहीं पर आपको यहाँ पे मिल जाता है लाइबेरिया, लिबरिया। सो आई होप अगर मैं इसको इस मैप के लोकेशन में बता दूं तो एक लोकेशन तो आपके पास आ गई है यहाँ पर। यस, एक लोकेशन तो आपके पास आ गई है यहाँ पर। दिस इज, ये आपके पास हो गई ए लोकेशन, ये आपके पास हो गई बी लोकेशन, ये आपके पास हो गई सी लोकेशन, यहाँ पर आपके पास आ गया है डी। करेक्ट, और यहाँ पर जो है आपके पास आ गया है ई। सो इनमें से विच वन इज, लेट्स से बहरीन, जल्दी से बताओ इनमें से बहरीन जो है आपके पास यहाँ पे कौन सी है। चैट बॉक्स में सब लोग बताएंगे इनमें से बहरीन जो है आपके पास यहाँ पे कौन सी है, विच वन इज बहरीन।
विच वन इज बहरीन? गुड वन प्रिंस, गुड वन अंजलि, गुड वन अवनी, गुड वन रणधीर, गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन। तो ये सारी लोकेशंस आपके पास यहाँ पे जो हो जाती है। कौन सी इनमें से आपको है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है आपको कौन सी मिल जाएगी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या बी विल बी है। कहाँ पर है लताविया? लताविया कहाँ पर है? हम्म। वेर इज लिबरिया? वेर इज लिबरिया? वेर इज लिबरिया? चलो गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन, यहाँ तक याद हो गया सबको ही। चलो आगे चलते हैं तो फिर। हम्म। यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो इन्फॉर्मेशन आती है, थर्ड जो करंट अफेयर्स में आपके पास आता है, वो आता है इंडिया इलेक्टेड एज यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, यूएन को, इंडिया को जो है आपके पास यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। यस, इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए जो है आपके पास यहाँ पे इंडिया को इलेक्ट किया गया है। करेक्ट, ये चीज है। टर्म कौन सा है? टर्म याद रखना है, 2628 के लिए। 2628 के लिए आपके पास यहाँ पे इकोसोक में उसको इलेक्ट किया गया है। अब देखो इकोसोक में ना आपके पास यहाँ पे जो मेंबर्स आपके पास होते हैं उनको इन टोटल अगर हम देखें ना, तो 5 जियोग्राफिक लोकेशंस के अकॉर्डिंगली, मतलब 5 जियोग्राफिक ग्रुप में आपके पास यहाँ पे रखा जाता है। 5 जियोग्राफिक ग्रुप्स के अंदर जो है यहाँ पर आपके पास रखा जाता है, ये ध्यान होना चाहिए। जिसमें से जैसे पहला जियोग्राफिक ग्रुप आपके पास कौन सा हो गया? अफ्रीका। उसी तरीके से दूसरा आपके पास हो जाता है एशिया पैसिफिक। एशिया, स्पेलिंग गलत हो गई। तो पहला तो आपके पास हो जाता है अफ्रीका, उसके बाद दूसरा आपके पास हो जाता है एशिया पैसिफिक, तीसरा आपके पास यहाँ पे हो जाता है ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप। चौथा आपके पास हो जाता है लैटिन अमेरिका। एंड पांचवा आपके पास होता है वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप, देखो याद हो जाएगा ये। अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक है, फिर ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, और देन लैटिन अमेरिका। एंड देन लैटिन अमेरिका। यस, याद हो जाएगा। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सिंपल है। सबसे पहला आपके पास कौन सा हो गया? सबसे पहला आपके पास हो गया अफ्रीका। दूसरा उसके बाद में है एशिया पैसिफिक। तीसरा उसके बाद में आपके पास कौन सा है? तीसरा ईस्टर्न ईस्टर्न यूरोप, फिर वेस्टर्न यूरोप, एंड देन लैटिन अमेरिका। ये 5 याद रखने हैं। 5 याद रखने हैं। अब आपके पास ना यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से इंडिया जो है वो कौन सी ग्रुपिंग के अंदर ऐड होगा? ऑब्वियसली किस में आएगा? एशिया पैसिफिक रीजन में। इनके एशिया पैसिफिक वाले ग्रुप के अंदर आपके पास यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। करेक्ट, एशिया पैसिफिक वाले ग्रुप के अंदर आपके पास यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। एशिया पैसिफिक वाले ग्रुप के अंदर आपके पास यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। समझ आया यहाँ से क्या है? कि सर इंडिया को सबसे पहला पॉइंट, 2 साल के लिए आपके पास इकोसॉक की मेंबरशिप मिली है। यस, वहां पे आपके पास ज्वाइन कराया इन 2 सालों में आपके पास। अब उसके बाद क्या ध्यान रखना है? सेकंड पॉइंट, कि ये 5 ग्रुप में ऐड करते हैं। 5 ग्रुप में पहला कौन सा हो गया? अफ्रीका, फिर एशिया पैसिफिक, फिर ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, एंड देन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। तो इंडिया की कौन से ग्रुपिंग के अंदर ऐड हुआ है? इंडिया आपके पास एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर ऐड हुआ है, ये ध्यान रखना है। इंडिया जो है आपके पास यहाँ पे एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर जो है यहाँ पर आपके पास ऐड हुआ है। यस, चलिए गुड वन। उसके बाद आप देखते हो फोर्थ आपके पास यहाँ पे न्यूज आती है कि सर ये यूएन वाले ना बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग तो चले जाएंगे। सर चले जाएंगे, हाँ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ये आपके पास इतने सारे ग्रुप्स बन रखे हैं ना, उन सारे ग्रुप को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी लेटेस्ट में क्या, अभी लेटेस्ट में ये देखता है तो यूनेस्को को छोड़ने की बात कर रहे हैं। दैट यूएन सेज लिविंग यूएन कल्चर एजेंसी। यूएन की जो आपके पास कल्चरल एजेंसी है यूनेस्को, उसको को लीव करने की बात कर रहा है। बट ये कोई पहली बार नहीं है, 2 बार इन्होंने पहले भी जो है उसको छोड़ रखा है। 2 बार इन्होंने पहले भी जो है आपके पास यहाँ पे छोड़ रखा है। तो देखो आपके लिए ये न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट होती है? सबसे पहले एक तो आपको यहाँ पे ये भी पता चलना चाहिए कि सर ये चीज क्यों हो रही है ऐसा। यस, ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे क्यों हो रही है, क्यों जो है आपके पास यूएन यूनेस्को जो है आपको जो है वो छोड़ने की बात आपके पास कर रहा है। करेक्ट, ये आपसे आप पास यहाँ पे जो है वो पूछा जा सकता है। अब देखो 3 रीजन है बेसिकली, जब कभी भी यूएन ने, सॉरी, यूएसए ने जब कभी भी आपके पास यूएन की एजेंसीज को, यूनेस्को को आपके पास पहले भी 2 बार छोड़ा है। तो इसके 3 मेजर आपके पास यहाँ पे रीजन रहते हैं। पहला रीजन लिखिए सबसे पहले, राइट डाउन द फर्स्ट रीजन।
फर्स्ट रीजन इज एंटी इजराइल बायस। एंटी इजराइल बायस, पहला रीजन क्या हो जाता है? एंटी इजराइल बायस। एंटी इजराइल बायस, ठीक है, एंटी इजराइल बायस। तो इसके तीनों रीजन जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, मैं लिखवा देता हूँ। पहला जो इसका आपके पास यहाँ पे रीजन बनता है, पहला रीजन होता है एंटी इजराइल बायस। दूसरा आपके पास यहाँ पे जो रीजन होता है वो कहता है कि भाई हमको जो ये जो है वो प्रमोशन किया जा रहा है डिविजिव सोशल एजेंडा का, है ना, एक डिवाइडेड सोशल एजेंडा का जो है वहां पर आपके पास प्रमोशन जो है वो किया जा रहा है। बट अगर मेन रीजन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो वो इसका थर्ड रीजन होता है। थर्ड रीजन कौन सा था? थर्ड रीजन जो आपके पास मेन रीजन अगर आप इसका देखोगे वो इसका थर्ड रीजन होता है। थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन है कि ये जो आपके पास ये ग्रुपिंग है वो क्या है, इसका मिस अलाइनमेंट है किसके साथ? अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के साथ। अमेरिका हमेशा एक ही पॉलिसी पॉलिसी फॉलो करता है, क्या? अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। तो उसके साथ क्या है? उसके साथ मिस अलाइनमेंट है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई एक तो आपके पास एंटी इजराइल बायस है, रीजन नंबर वन। फिर प्रमोशन ऑफ डिविजिव सोशल एजेंडास, रीजन नंबर टू, ये ध्यान रखना है। और मिस अलाइनमेंट विद अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ये रीजन नंबर तीन। अब ये ना कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी दो बार आपके पास यहाँ पे यूएन यूनेस्को को जो है वो छोड़ के जा चुका है। पहले भी यूएन को जो है वो यूनेस्को को जो है वो यूएन आपके पास पहले भी आपके पास यहाँ पे दो बार छोड़ के जा सकता है। रीजन क्या रहा है सर? रीजन सेम ही रहे हैं। रीजन दोनों ही आपका बार आपके पास सेम ही रहे। 1984 में भी छोड़ के गए था, 2017 में भी आपके पास यहाँ पे जो वो छोड़ दिया था। दोनों ही बार रीजन आपके पास यहाँ पे सेम रहा है। अब जब कभी भी देखो यहाँ पर आपके पास ये चीज आपके पास होती है ना, तो हमेशा आपके पास यूपीएससी प्रीलिम्स में तो देखो लो ये आपके साथ रीजंस पूछ लिए जाएंगे, बट मेंस में आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसका इंपैक्ट क्या है। अगर यूएन किसी भी एजेंसी को छोड़ता है, गाइस प्लीज डू स्विच ऑन योर कैमरा, है ना, तरंग गिडवानी, दीक्षा बार, पूजा, अखू, भूमिका, सबके कैमरा बंद है, करिश्मा, यस। सो यूएन आपके सॉरी यहाँ पर आपके पास यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? यूपीएससी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट, कि अगर यूएन अगर किसी भी एजेंसी को छोड़ता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। सॉरी, यूएसए अगर किसी भी एजेंसी को अगर आपके पास यहाँ पे छोड़ देता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, तो वो समझिए। यूएसए का ना मेजर रोल रहा है हमेशा फंडिंग में। किसमें? यूएसए का किसी भी एजेंसी में अगर आप देखोगे ना तो जो मेजर रोल रहता है वो किसमें रहता है? फंडिंग में। अब कोई भी एजेंसी आप बना लो, एजेंसी को काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के काम नहीं हो सकता। और फंडिंग कौन करता है? यूएसए करता है। और अगर यूएसए अगर फंडिंग करता है तो ऑब्वियसली वो पॉलिसी मेकिंग में, काम में, हर जगह के ऊपर अपनी चलाएगा। यस, वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या है, यूएसए कह रहा है कि भाई ठीक है मैं फंडिंग करता हूं बट मेरे साथ तो मिस अलाइनमेंट हो रहा है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के साथ मिस अलाइनमेंट हो रहा है, इसलिए हम छोड़ देंगे। अब वो छोड़ देंगे ना तो यहाँ पर क्या है, जो दूसरी मेजर प्लेयर्स आपके पास हैं उनके लिए ना ये एक एक वो कहते हैं ना एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जाकर के, अगर ये जो वाइड स्पेस क्रिएट होगा, अगर हम जाकर के उसको अगर फिलअप कर देते हैं तो वो रोल हम जो है वो ले सकते हैं। मेजर एग्जांपल चाइना। तो ये ना चाइना के लिए एक बहुत बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो यूनेस्को में जाकर के क्या है, यूएसए वाले वॉइड को जो है वो क्या कर सकें, फिल जो है आपके पास यहाँ पे कर सकें। अंडरस्टूड? तो ये इसके मेजर इंपैक्ट्स में जो है आपको यहाँ पे बता देना है। ये इसके मेजर इंपैक्ट में जो है वो बता देना है। क्या इंपैक्ट है आपके पास? तो यूएस डिपार्चर विल कंट्रीब्यूट नियरली 8% ऑफ द यूनेस्कोस बजट। इट में अलाउ अदर पावर्स जैसे कि चाइना टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। यस, टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो चाइना के लिए जो है आपके पास क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह जो है आपके पास यहाँ पे काम करता है। चाइना के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके पास काम करता है। विद दिस फिफ्थ पॉइंट आपके पास आता है मेंबर स्टेट्स प्लेजेस ट्रूप। ये द हिंदू में आपके पास एक न्यूज आती है दैट मेंबर स्टेट्स प्लेजेस ट्रूप्स एंड सपोर्ट टू यूएन पीस कीपिंग मिशन एट बर्लिन मिनिस्ट्रियल। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट कौन हो गया सर? यूएन का पीस कीपिंग मिशन। यूएन का पीस कीपिंग मिशन जो आपके पास है ये जो है आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके पास यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएन का पीस कीपिंग मिशन। अब देखो यहां से ना मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स के लिए जितना कुछ भी चाहिए वो सब कुछ सारी चीजें हम लोग ऑब्वियसली देखो इस सब्जेक्ट को लेकर के, प्रीलिम्स के लिए यूएन को लेकर के जो भी चाहिए वो हमने आईआर के कोर्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये तो हम उसको करंट अफेयर से उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं वापस। करेक्ट, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगी? वहीं जाएगी सब्जेक्ट में। करेक्ट, इसकी रिकॉर्डिंग वापस आपके इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सब्जेक्ट में ही जाएगी। तो यहाँ पर हम उसको जो है वो अपडेट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हैं। अब प्लीज समझना कि पीस कीपिंग का आपके पास यहाँ पे देखो यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है कि पीस कीपिंग के ना
जो पीस कीपिंग फोर्स थी उसके आज के टाइम में और पहले के टाइम में आपके पास यहाँ पे क्या रिलेवेंस जो है आपके पास यहाँ पे थी, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। इज यूएन पीस कीपिंग लूजिंग इट्स अपील, ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है। अब लूजिंग इट्स अपील में देखो क्या चीज है, मेजर प्लीज चीजें समझना कि सर दिक्कत क्या है। दिक्कत आप यहाँ पे समझते हो ना, देखो क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, समझो देखो। यूएन पीस कीपिंग कब बनाया गया था? वर्ल्ड वॉर्स के टाइम में, करेक्ट। यूएन तभी बना था, तभी पीस कीपिंग आपके पास बनता है। अब उस टाइम की लड़ाइयां अलग थी, उस टाइम का वॉरफेयर अलग था, उस टाइम के वॉरफेयर के रीजंस जो आपके पास होते थे वो अलग थे। तो उस टाइम में जो पीस के अग्रीमेंट्स होते थे या पीस के लिए जो आपके पास जो होते क्या कहते हैं ना कि जो तरीका था वो भी आपके पास क्या था, वो अलग तरीके से होता था। आज के टाइम में आप देखोगे ना तो मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर आपके पास यहाँ पे लड़ाइयां चल रही हैं। तो यूएन पीस कीपिंग ना अब अपनी रिलेवेंस खोता जा रहा है, क्यों? क्योंकि है तो चीज तो पुरानी है, और आज के टाइम में क्या है, वॉरफेयर भी पूरा का पूरा मॉडर्न हो चुका है। जैसे मान लो उन्होंने बोला है कि भाई ठीक है, आपको टेरिटोरियल वॉर्स जो है वो नहीं लड़ना है, लेट्स से एक एग्जांपल। पर आजकल टेरिटोरियल वॉर कहाँ हो रहा है, आजकल तो इन्फॉर्मेशन वॉर हो रहा है। अब उसके लिए उन्होंने तो कुछ बना नहीं रखा। यस, आजकल आप यहाँ पे देखते हो तो लेट्स से सोशल मीडिया का मिसयूज करके, या जैसे बायोमेडिकल वेपन्स आपके पास बनाए जाते हैं, उसको लेकर के तो उन्होंने कुछ दे नहीं रखा। करेक्ट। तो देख रहे हैं ना कि सर पहले एक टाइम अलग था, जब इनकी पॉलिसीज, जब इनके तौर तरीके सब बनाए गए ना, तब इनका एक काम करने का तरीका एक अलग था, वो टाइम अलग था। और आज आज के टाइम में आपके पास टाइम अलग है, टाइम अलग है, वॉरफेयर के पैटर्न्स बदल चुके हैं, पैटर्न्स बदल चुके हैं, तो ऑब्वियसली रिलेवेंस कैसी हो चुकी है, खत्म सी आपके पास यहाँ पे हो चुके हैं। तो करना क्या है, ऑब्वियसली सर मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज को मॉडर्नाइज कर लो। करेक्ट, पॉलिसीज में रिफॉर्म्स ले आइए, ये आपको यहाँ पे करना होता है। तो हम देखते हैं सर यहाँ पर क्या चीज है आपके पास, कि सर दो चीज आई, वाई पीस कीपिंग वर्क वर्क फेल। कि पहले अगर हम देखें ना, तो पहले क्या था, वर्ल्ड में आपके पास दो सुपर पावर्स थी, कौन थी, यूनाइटेड स्टेट्स था और सोवियत यूनियन था। बट आज के टाइम में हम देखें, क्या दो सुपर पावर की बात है क्या? नहीं सर। आज के टाइम में आप देखोगे सर मल्टीपल सुपर पावर्स आपके पास यहाँ पे देख रहे हो ना, अभी मैं देख रहा हूँ ये यूएन सॉरी यूएसए और ईरान के बीच में आपके पास यहाँ पे जो है वो चीजें चल रही हैं, अब समझना। तो यूएसए और ईरान तो लड़ ही रहा है, लड़ाई दोनों की थी। बीच में पहले कूदा कौन, यूएसए के साथ में इजराइल। उसके बाद ईरान कहता है अब मैं इतने से तो लड़ेंगे नहीं, मैं तो सबको ही देखूंगा। तो उसने दुबई पे भी बम फेंक दिया, सब जगह पे बम फेंकने स्टार्ट कर दिए, सबको घसीट लिया वॉर में। आप में से कितने लोगों ने वो रील्स देखी है कि वो चाइना वाला किंग जोंग जो है वो ऐसे ही खड़ा है, बोले मेरे पास भी सारे वेपन्स है, कोई मुझे भी देख लो, कोई मुझे को भी इस वॉर में इनवाइट करो। देखा है नहीं देखा है? देखा है कि सर वो बेचारा ऐसे ही खड़ा है, बोले न्यूक्लियर पावर मेरे पास भी है भाई, है ना। वो एक वो आ रहा है, बोले नोबडी इनवाइटेड यू, तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं। करेक्ट। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो जो वो चल रही है। तो टाइम बदल गया ना, चीजें बदल गई है, अब यहाँ पर जो इनके बीच का समझौता होगा, तो वो चीजें आपके पास बदल गई है। आपके पास चीजें तो पहले तो दो सुपर पावर्स थी, आज के टाइम में क्या है सर, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वापस वर्ल्ड क्या है, दो सुपर पावर्स के बीच में बच चुका है क्या? नहीं सर। अब यहाँ पर मल्टीपल ग्रुपिंग्स है। यहाँ पे कैसे हैं, छोटे छोटे मल्टीपल ग्रुप्स आपके पास यहाँ पे जो है बन, पीएसआईआर में हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है कि सर मल्टीपल ग्रुप्स आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं। तो पहले तो क्या था सर, 1991 से पहले अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दो ही चीजें थी। तो इनके बीच में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पास होती थी वो कैसे होती थी, प्रॉक्सी वॉर, जैसे कोरिया हो गया, वियतनाम, अफगानिस्तान वगैरह देख लिया। या आइडियोलॉजिकल बैटलिज्म आपके पास यहाँ पे चलता था, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में। बट आज के टाइम में अगर हम देखें, तो आज के टाइम में ना चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो बदल चुकी हैं। जैसे अगर मैं देखूँ पोस्ट कोल्ड वॉर तो ये था, अगर हम देखें तो फैक्टर्स पीस कीपिंग कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, हाँ। तो पोस्ट कोल्ड वॉर वॉर आपके पास क्यों चीजें चल रही थी, क्योंकि पहले जो थे आपके पास स्टेट्स वर्सेस स्टेट होता था, लड़ाई कैसी होती थी, स्टेट वर्सेस स्टेट। बट आज के टाइम में क्या होता है, सिविल वॉर्स होते हैं, एथनिक वायलेंसेस होता है, टेररिज्म होता है, मिलिशिया ग्रुप्स आपके पास लड़ते हैं, फेल्ड स्टेट्स, स्टेट को फेल करा देना, जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ, स्टेट को फेल करा दिया। नेपाल में क्या हुआ, तख्ता पलटी आपके पास हो गई। वियतनाम में अभी क्या किया, सॉरी वेनेजुएला में अभी यूएसए ने क्या किया, तो वहां पे भी तख्ता पलटी कर दी। यस, यस। अभी ईरान में भी इनका क्या है कि सर मेजर रिजीम चेंज करना है, मेन चीज आपके पास ये चीज चल रही है। तो इस तरीके की चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लगी। तो अब यहाँ पर देख रहे हो ना कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो चुकी है सर, आज के टाइम में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मल्टी लेयर्ड है। अब मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के वो लोग, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो क्या है, वो आज के टाइम में सर मैच नहीं खा रही, वो आज के टाइम में आपके पास यहाँ पे मैच नहीं कर रही। अब यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर ज्यादा इन्वॉल्व है आपके पास यहाँ पे, क्लियर फ्रंट लाइंस आपके पास यहाँ पर है ही नहीं, सिंगल अथॉरिटी की आपके पास यहाँ पे लड़ाई जो है वो है ही नहीं। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो पीस कीपिंग वो क्या है, वो सर आज के टाइम में इररिलेवेंट सा फील कर रहा है।
कि पीस कीपिंग होने के बाद भी वो पीस को कीप जो है वो नहीं कर पा रहा। देखो बताओ कितनी अच्छी लाइन बन गई कि सर पीस कीपिंग होने के बाद भी वो पीस को कीप नहीं कर पा रहा, है ना। अगर यूएन पीस कीपिंग सही से काम कर पाता तो मेरे को एक बात बताओ, इसराइल, हमास, ये सब कुछ आज तक क्यों चलता आ रहा है इतना? पॉइंट नंबर वन। रशिया यूक्रेन आज तक खत्म क्यों नहीं हो पाया? पॉइंट नंबर टू। और अगर ऐसा ही है तो फिर ये ईरान और यूएस में इतनी बड़ी लड़ाई जो है वो किस तरीके से आपके पास यहाँ पे हो गई कि लोग वर्ल्ड वॉर 3 ही चिल्लाने लग चुके हैं? यस, वैलिड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चंस। तो ये सारे पॉइंट्स उठा करके आपको क्या बोलना है कि सर ये तो इररिलेवेंट सा जो है आपके पास यहाँ पे होता जा रहा है। तो आज के टाइम में आप देखते हो ना सर, बहुत सारे फैक्शंस हैं, यूनिफाइड लीडरशिप है ही नहीं, और इजी सीज फायर आपके पास यहाँ पे हो ही नहीं सकता। इजी सीज फायर, और एग्जाम्पल में प्लीज समझ लेना, ये इराक वर्सेस यूएसए भी लिख लेना आज के टाइम में, इराक वर्सेस यूएसए भी जो है वो लिख लेना। तो इस वजह से आपके पास क्या हो रहा है सर, इस वजह से आज के पास हम लोग देख रहे हैं यूएन पीस कीपिंग क्या हो रहा है, इट्स अपील, इसकी अपील को लूज करता जा रहा है वो। यस, लिख लेंगे मेजर आंसर, आपके मेंस में आंसर आएगा, लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे? यस, समझ आ गया? गुड वन गाइस, गुड वन। तो ये चीज आपके पास होती है। तो ये यहाँ पे आपके पास पूरा द फैक्टर्स क्या है, अर्लियर क्या था, दो मेन पार्टीज होती थी, विलिंगनेस टू स्टॉप, लोग लड़ाई रोकना भी चाहते थे, क्लियर टेरिटोरियल बाउंड्रीज होती थी, एंड एक्सटर्नल सुपर पावर का प्रेशर होता था। बट आज के टाइम में हम देखते हैं ना सर, मल्टीपल मिलिशिया आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व है, नो क्लियर चेन ऑफ कमांड है ही है ना, वीक स्टेट्स हैं पूरे के पूरे, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आपके पास चल रही है, एंड प्रॉक्सी इंटरवेंशन फॉर और बाय मेनी पावर्स जो है आपके पास यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने रीजन जो है वो लिख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट ये देखो, एक डॉक्ट्राइन आपके पास होती है जिसको बोलते हैं केपस्टोन डॉक्ट्राइन। ये यूएन पीस कीपिंग की है, यूएन पीस कीपिंग लिख लेना, ये प्रीलिम्स में आपके पास आ सकती है। केपस्टोन डॉक्ट्राइन, केपस्टोन डॉक्ट्राइन ये जो है आपके पास क्या होती है, कैपस्टोन डॉक्ट्राइन। अब देखो ये क्या है, ये यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क बताता है, फाउंडेशनल फ्रेमवर्क, ये लिख लेना, इट इज द फाउंडेशन फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्न यूएन पीस ऑपरेशंस। इट इज द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्न यूएन पीस ऑपरेशंस। यस, करेक्ट लिखा, द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्न यूएस। अब इसके तीन मेन कोर प्रिंसिपल्स हैं। यस, इसके मेजरली अगर आप देखते हो तो मेजर तीन आपके पास यहाँ पे कोर प्रिंसिपल्स जो है वो होते हैं। कौन कौन से? पहला आपके पास यहाँ पे हो गया कंसेंट ऑफ द पार्टीज, फर्स्ट आपके पास हो गया कंसेंट ऑफ द पार्टीज, सेकंड इम्पार्शियलिटी, एंड थर्ड द नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। ये थर्ड, तीन कोर प्रिंसिपल्स आपके पास यहाँ पे चलते हैं। आपके पास प्रीलिम्स में आ सकता है ना, केपस्टोन डॉक्ट्राइन क्या चीज है, केपस्टोन डॉक्ट्राइन क्या चीज है? केपस्टोन डॉक्ट्राइन जो है वो क्या चीज है? लिखा? चलिए करवाना। नेक्स्ट आपके पास आता है, इंडिया इलेक्टेड टू यूएन होम ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर सेवेंथ टाइम। बस इतना ही याद रख लो, यही बहुत है। यस, इंडिया इलेक्टेड टू यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर सेवेंथ टाइम। नेक्स्ट सेवेंथ आपके पास आता है स्पॉटलाइट इनिशिएटिव, यूएन का स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। सबसे पहले तो ध्यान रख लेना है किसका, यूएन का, यही बात बहुत है, स्पॉटलाइट इनिशिएटिव, यूएन का स्पॉटलाइट इनिशिएटिव किस किस के बीच में है, यूरोपियन यूनियन प्लस यूनाइटेड नेशंस, इन दोनों के बीच में है, यूरोपियन यूनियन प्लस यूनाइटेड नेशंस।
क्या करना है सर एक लड़की के अगेंस्ट में? ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस को रोकना है। यस, किसी भी गर्ल, किसी भी वुमेन के रिस्पेक्ट में ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस को रोकना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। किस किस का है प्लीज देखो, क्वेश्चन क्या क्या आएगा। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस, इन दोनों का है एक तो ये। दूसरा किससे रिलेटेड है? यस कि सर गर्ल्स और वुमेन्स के अगेंस्ट में ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस को एलिमिनेट करना। कब तक करना? 2030 तक, 2030। ये 3 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे इससे पूछे जाएंगे। यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव से ये 3 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे पूछे जाएंगे। यस, ये 3 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे पूछे जाएंगे। लिखा फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट सर ईयू प्लस यूएन का है। दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे क्या है कि सर गर्ल्स के अगेंस्ट में, गर्ल्स के अगेंस्ट में होने वाले ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस को एलिमिनेट कर देना है। और तीसरा पॉइंट कब तक करना है? 2030 तक, 2030 तक जो है अपने पास ये चीज कर लेनी है। 2030 तक जो है आपके पास ये चीज कर लेनी है। यस। तो एक बार मैं क्विकली रिकैप करूं, देखो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी अभी तक। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी अभी तक। अगर आपके सामने आ जाए UN 80, बता सकते हो क्या है? सर UN 80 क्या है बता सकते हैं? कि सर UN 80 जो है वो आपके पास यूएन की रिलेवेंस को, यूएन की रिलेवेंस को रीअफर्म करने के लिए बनाया गया है। यस, यूएन की रिलेवेंस को रीअफर्म करने के लिए जो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे बनाया गया है। फिर हमने क्या याद किया था? फिर हमने क्या याद किया था? फिर हमने याद किया था सर यूनाइटेड, UNSC, सॉरी हाँ UNSC। ये UNSC के अंदर आपके पास यहाँ पर 5 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए हैं। 5 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए हैं। पहला कौन सा? बहरीन हो गया। दूसरा कौन सा? कॉन्गो हो गया। तीसरा कौन सा आपके पास यहाँ पे से? तीसरा, फिर 2 L थे। और कौन सा था आपके पास से? बहरीन, कॉन्गो, लाइबेरिया, लिबरिया और कोलंबिया। यस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड देन कोलंबिया। गुड, याद होनी चाहिए ये, कोलंबिया। तो BCC LCC याद रख सकते ना? BCC LL कैसे आएगा याद? BCC LL, ये जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे 5 जो है वो ऐड किए गए हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि सर इकोसोक को लेकर के आपके पास यहाँ पे न्यूज है। इकोसोक को लेकर के आपके पास यहाँ पे न्यूज है। क्या न्यूज थी? कि सर इंडिया ने जो है वो क्या किया है, इसको ज्वाइन किया है। कब कब? 2026 से लेकर के 28 तक के लिए। फिर इसके 5 रीजन्स याद कराए थे मैंने आपको। 5 रीजन कौन कौन से थे? एक तो हो गया आपके पास अफ्रीका, दूसरा आपके पास हो गया एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक। तीसरा आपके पास हो जाता है ईस्टर्न यूरोप। अब ईस्टर्न यूरोप है तो वेस्टर्न यूरोप छोड़ दोगे तो बुरा मान जाएगा वो, इसलिए वो भी याद रख लो, वेस्टर्न यूरोप। और एक आपके पास हो जाता है लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। अब इसमें से इंडिया किस में आता है? इंडिया आपके पास एशिया पैसिफिक वाले रीजन के अंदर जो है वो आ जाता है। यस, इंडिया जो है वो आपके पास एशिया पैसिफिक वाले रीजन में आ जाता है। उसके बाद क्या किया था हमने? उसके बाद हम लोगों ने याद किया था, यस उसके बाद हमने देखा कि यूएन जो है, अरे लाइन, उसके बाद हमने यूएन के जो यूएन जो है वो कह रहा है कि यूनेस्को को हम छोड़ देंगे, लीव कर लेंगे। इसमें हमने क्या याद किया था कि ये पहली बार होगा क्या? नहीं सर, ये थर्ड टाइम होगा। और इसके मेजर 3 रीजन है। 3 रीजन क्या क्या है? एक तो एंटी इसराइल, एक ये प्रमोट कर रहे हैं क्या, सोशल एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। और तीसरा रीजन क्या है? मिस अलाइनमेंट। तीसरा रीजन इज मिस अलाइनमेंट, किसके साथ? अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। कि सर इसके साथ क्या है, इसका मिस अलाइनमेंट है। और इसका इम्पैक्ट हमने देखा, तो इम्पैक्ट क्या है कि सर चाइना वाले गाना गा रहे हैं। कौन सा? मौका 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 मौका। चाइना वाले जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गाना जो है वो गा रहे हैं।
उसके बाद हमने क्या देखा सर? उसके बाद हमने देखा यूएन का स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव क्या है? सबसे पहला तो सर इसमें याद रखना है कि ये यूएन प्लस ईयू, दो लोगों ने मिल करके बनाया है। दो लोगों के मिल करके, और करना क्या है कि सर गर्ल्स के अगेंस्ट में होने वाले ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस को क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है। और कब तक एलिमिनेट करना है? 2030 तक, 2030 तक जो है आपके पास यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देना है। और इसके साथ ही अब सब लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि सर हमने अभी एक वो पढ़ा था क्या, फ्रेमवर्क, कौन सा? केपस्टोन। क्या था वो? जल्दी से, जल्दी से लिखेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे इसको। करेक्ट। देखो कितना सिंपल हो गया, एक पेज के ऊपर सारा कुछ रिवाइज हो गया। एक पेज के ऊपर ही सारा कुछ रिवाइज हो गया। और अब देखो आपको करना क्या है, जहां जहां पर हमने सब्जेक्ट में ये सब चीजें पढ़ी थी, उसके आगे जाके करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें लिख देनी है। जैसे हमने यूएन पीस कीपिंग पढ़ा था, पीस कीपिंग में जो प्रॉब्लम थी उसको लिख दिया कि सर आज के टाइम में जो है वहां पे इररिलेवेंसी जो है वो आती जा रही है। इस तरीके से क्लियर यहां तक? क्लियर। गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। आगे चलें। गुड वन यहाँ तक। Just give me a second, इसको charge। थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन पीसकीपिंग। गुड वन दीक्षा। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलो आगे चलते हैं। आगे चलें। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी विद दिस। एट्थ न्यूज आपके पास यहाँ पे आता है वोटन, ये याद रख लो। वोटन ये क्या है? वोटन, यही याद रख लेना, इसका फुल फॉर्म यही बहुत है, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन और नेटवर्क। विक्टिम ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क। अभी ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, इसको सिर्फ इतना पढ़ो, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क। विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क किसका इनिशिएटिव है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म का इनिशिएटिव है। तो वोटन आपसे आ जाएगा एग्जाम में, वोटन क्या है? क्या ये विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशंस नेटवर्क किसका इनिशिएटिव है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। यस, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म इनका इनिशिएटिव है। करेक्ट लिखा है यहाँ तक? चलिए करो। नेक्स्ट आपके पास नाइन्थ न्यूज आती है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एडवाइजरी ओपिनियन एंड स्मॉल आइलैंड स्टेट्स एक्सेस टू क्लाइमेट जस्टिस। तो अब इससे क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई सर? इससे इंपॉर्टेंट हो गई SIDS। SIDS ये यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। SIDS क्या होता है? SIDS आपके पास होता है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। अब देखो ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो है ये आपके पास यहाँ पे क्या होता है समझो। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो है यहाँ पर ये आपके पास क्या है देखो। यूएन है ना, यूएन, तो यहाँ पर उसमें यूनाइटेड नेशंस मतलब इस पूरी यूएन में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे देश हैं। बहुत सारे देश में क्या है, छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, छोटे छोटे हैं। अब ये आइलैंड जो बाकी नेशंस के साथ में इनका डेवलपमेंट और इनका जो बाकी नेशंस का डेवलपमेंट है और इनका डेवलपमेंट क्या एक साथ चल सकता है क्या? क्या ये इस रेस में एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं सर। एक बड़ी कंट्री है पास में, वो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर क्या करे जा रही है? इंडस्ट्री लगा रही है, फैक्ट्रीज लगा रही है। उन सब के धुओं का इंपैक्ट आ रहा है ओशन के ऊपर।
ओशन की वजह से ओशन लेवल राइज कर रहा है। अब बताओ उस आइलैंड स्टेट का क्या होगा? उसके तो डेवलपमेंट छोड़ो सर, एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो इसलिए इनको बोला जाता है SIDS, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का, के जो बाकी कंट्रीज हैं ये इनके इनके डेवलपमेंट के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है, उस क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट, एनवायरमेंट का इंपैक्ट इन स्मॉल स्टेट्स के ऊपर आता है। यस, समझ पा रहे हो ना ये चीज आपके पास? तो इनके लिए आपके पास यहाँ पे ये जजमेंट था कि भाई ये ध्यान रखना पड़ेगा इनका भी। अंडरस्टूड? तो आपके पास ये चीज आती है कि स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, ये डेवलपिंग स्टेट्स किसको बोलते हैं? कि जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपके पास हैं जिनके ऊपर क्लाइमेट, जो क्लाइमेट या एनवायरमेंट के हिसाब से कैसे हैं, वल्नरेबल है, उनको बोलते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। करेक्ट, उनको बोलते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो इन टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट इज अ ग्रुप ऑफ अराउंड 39 स्टेट्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ अराउंड 39 स्टेट्स। और इनके लिए मेजर चैलेंज क्या होता है? इनके लिए जो मेजर चैलेंज क्या होता है, वो होता है अनइक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनइक्वल है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट छोड़ो, सॉरी, वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज, अनइक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, ये इनके लिए आपके पास यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इनको लेकर के आपके पास क्वेश्चन आता है कि इनको कब रिकॉग्नाइज किया गया था। इनको कब रिकॉग्नाइज किया गया था? तो 1992 में जो वो आया था ना, ब्राजील, ना 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 ना, सर ये कौन सा आ गया था? गाने सुनते हो आप? गानों की बात नहीं है। जो UN की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना आपके पास रियो डी जेनेरियो में। हाँ सर, रियो डी जेनेरियो में जो आपके पास कॉन्फ्रेंस हुई थी सर, ये रियो डी जेनेरियो, हाँ ब्राजील, ना 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 ना। हाँ सर, तो वहीं पर इनको रिकॉग्निशन मिलता है, ये प्लीज ध्यान रखना। वहीं पर जो है आपके पास इनको रिकॉग्निशन जो है वो मिल जाता है। पॉइंट याद हो जाएंगे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट से। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है सर, ये किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज की को लेकर के बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, उनको बोलते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के उनके ऊपर बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी है। दूसरा पॉइंट आपके पास पूछा जाता है, इनको रिकॉग्नाइज कब किया गया, इनकी पहचान कब हुई? तो रियो डी जेनेरियो में जो आपके पास UN की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, उस टाइम में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था। ये दो पॉइंट्स इनको लेके याद रखना है। फिर देखो पाकिस्तान को लोन दे दिया, ये न्यूज आई थी। पाकिस्तान PMO सेज IMF हैज अप्रूव्ड, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? $1 बिलियन का लोन मिल गया इनको सर। तो सर UPSC पूछेगा कितना लोन मिला? नहीं, UPSC पूछेगा ये लोन कैसे मिला। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू मिलता है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू आपको पास ये लोन लोन मिलता है। तो अब यहां से ना देखो, दो चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला क्या? पहला तो आपके पास हो जाता है EFF इंपॉर्टेंट। सर EFF क्या हुआ? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये चीज आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। वैसे तो ये दोनों ही चीजें हमने इकोनॉमी के कोर्स के अंदर पढ़ रखी है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को भी पढ़ रखा है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को भी हमने पढ़ रखा है। और यहां से क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल सर, यहाँ से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल यहाँ से आपके पास क्वेश्चन जो है वो आता है। यही पूछा जाता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, यही चीजें जो है आपके पास यहाँ पे पूछ ली जाती है। समझता है? देखो, तो आपके पास ना देखो दो चीजें, IMF से दो चीजें आपके पास है। एक तो आपके पास है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और एक आपके पास है स्पेशल ड्राइंग राइट। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होती है? तो ये ना एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है? मेंबर कंट्रीज को मिलता है, ये सबसे पहले तो याद रखना है। मेंबर कंट्रीज को मिलता है ये। दूसरा पॉइंट कब लिया जाता है? जब वो मेंबर कंट्रीज फेस कर रही हो, दे आर फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, BOP क्राइसिस, है ना।
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब ये फेस कर रही होती है तब जो है इनको आपके पास ये चीज दी जाती है। करेक्ट। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को जब ये आपके पास फेस कर रही होती हैं तब जो है आपके पास एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दी जाती है। फिर सेकंड आपके पास आता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी क्या होता है आपके पास? ये जो मेंबर कंट्रीज आपके पास होती है ना, प्लीज ध्यान रखना, जो मेंबर कंट्रीज आपके पास होती हैं उस मेंबर कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करने के काम आता है। ठीक है, प्लीज समझना, यहां से क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करने के काम आता है। मेंबर कंट्रीज के ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करने के काम आता है ये। समझ गए? यस, इनके ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करने के काम जो है आपके पास यहाँ पे आता है। अब अगर देखो, प्लीज समझना, अगर ये आपके पास ये ऑफिशियल रिजर्व को जस्ट सप्लीमेंट करने के काम आ रहा है ना, ये सर पहला पॉइंट इसको लेके याद रखना है। क्या ये कोई करेंसी है क्या जिसको जो कंट्री यूज कर पाए? प्लीज ध्यान रखना, नो सर, इट इज नॉट अ करेंसी। इट इज नॉट अ करेंसी। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में जो पैसा दिया जा रहा है ये कोई करेंसी नहीं है। इट इज नॉट अ करेंसी। इट इज नॉट अ करेंसी। दूसरी चीज, इसकी जो वैल्यू आपके पास होती है ना, कि इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इसका वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन, इसका वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। इट्स वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। कौन हो जाएगा? सबसे पहले तो यूएस डॉलर, दूसरा आपके पास हो जाएगा यूनो यूरो, सॉरी यूरो, डॉलर, यूरो, तीसरा आपके पास हो जाएगा रेनेबी, चाइनीज रेनेबी, चौथा आपके पास हो जाएगा येन। येन कौन कहाँ का है? जापानीज, जापानीज येन। और पांचवा आपके पास हो जाता है पाउंड, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये यहां से क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे पूछे जाते हैं। करेक्ट। ये यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसको लेकर के ना ये पॉइंट्स याद रखने हैं प्लीज। कि इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। क्या है ये? इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है ये। क्रिएटेड बाय द आईएमएफ इन 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। ऑब्जेक्टिव प्लीज ध्यान रखना, टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व, को सप्लीमेंट करने के लिए है। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट अ करेंसी। ये करेंसी नहीं है, इट इज नॉट अ करेंसी, बट सर्व्स एज द यूनिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द आईएमएफ एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर इट इज, इसकी जो वैल्यूएशन होती है वो कैसे होती है? बास्केट ऑफ 5 करेंसी से मिलकर के बनती है। पहला यूएस डॉलर, फिर यूरो, फिर चाइनीज ये क्या ना, हाँ रेनबिनबी, फिर येन आपके पास, और ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग। इन सब से मिला करके जो आपके पास इसकी करेंसी बनाई जाती है। यस। प्लीज फोर्थ पॉइंट याद रखना, इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट एंटिटीज कैन नॉट होल्ड एसडीआर। इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट एंटिटीज कैन नॉट होल्ड एसडीआर। एंड फोर्थ पॉइंट, सर कितना मिलेगा? जो मर्जी आए दे सकते हैं क्या? नहीं, अलोकेशन इज बेस्ड ऑन आईएमएफ कोटा। अलोकेशन इज बेस्ड ऑन आईएमएफ कोटा। यस, इट्स अलोकेशन इज बेस्ड ऑन आईएमएफ कोटा। इट्स अलोकेशन इज बेस्ड ऑन आईएमएफ कोटा। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है कि बिल्कुल, ये देखो क्वेश्चन आता है 2016 में आपके पास क्वेश्चन आ गया था। 2016 में आपके पास क्वेश्चन आया था। एज इट इज, देखो, विद रेफरेंस टू स्पेशल ड्राइंग राइट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसडीआर आर सप्लीमेंट्री, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एसेट्स डिफाइंड एंड मेंटेन्ड बाय आईएमएफ। सही है कि नहीं है? सर एकदम सही बात है ये। फिर एसडीआर आर अलोकेटेड टू मेंबर कंट्रीज इन प्रोपोर्शन टू देयर, अरे सर अभी अभी पढ़ा था, प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द आईएमएफ। ये भी बिल्कुल सही है। फिर थर्ड पॉइंट, एसडीआर कैन बी यूज टू सेटल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बिटवीन मेंबर कंट्रीज। यस, एसडीआर कैन बी यूज टू सेटल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बिटवीन मेंबर कंट्रीज। सही गलत बताओ, सही गलत, सही गलत। अरे सर, रिजर्व में पैसा पड़ा है, और वो रिजर्व किसके पास पड़ा है? आईएमएफ के पास पड़ा है। तो आपस में सेटलमेंट तो कर ही सकते हैं ना, इसीलिए तो रखते हैं वहां पे पैसा। यस। सो 1 भी करेक्ट, 2 भी करेक्ट, 3 भी करेक्ट, डी इसका आंसर हो जाता है। डी जो है आपके पास इसका आंसर हो जाता है। अब देखो,
2015 में वापस आपके पास क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका आंसर बताओ, ABCD में से क्या आंसर होगा? अब देखो, इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली दोज कंट्रीज दैट आर मेंबर, सर ओनली, ये स्टेटमेंट तो मुझे गलत लग रहा है। इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली दोज कंट्रीज दैट आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, सर ऐसी भी कोई बात नहीं है। इट ग्रांट्स लोन्स टू मेंबर कंट्रीज इन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये तो सही बात है ना? अभी डी नहीं पढ़ा, डी डी को देखो, इट ग्रांट लोन्स टू मेंबर कंट्रीज इन वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल करेंसी। नहीं सर, व्हाट इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ना देखो, यहां से ना मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, रेडी सब लोग? समझेंगे? दो क्वेश्चन देखे ना, एक क्वेश्चन, गाइस प्लीज डू स्विच ऑन योर कैमरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, करिश्मा, दीक्षाबा, हिमांशी, कार्तिक, है ना, ये अक्खू, स्नेहा, रणधीर, सब कैमरा ऑन करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने ना दो क्वेश्चन पढ़े, दो क्वेश्चन के आंसर्स हमने देख लिए। यस, दो क्वेश्चन पढ़े, दो क्वेश्चन के आंसर लिख लिए। लिखो क्वेश्चन, लिखो पहला क्वेश्चन 2015 में आया था, पहला क्वेश्चन 2015 में आया था, प्लीज राइट डाउन, एक माइंड ब्लोइंग चीज आपके दिमाग में आए, समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन 2015 में IMF के ऊपर आया था, जिसका आंसर था स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यस, समझ रहे हो ना? 2015 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा विच वॉज बेस्ड ऑन IMF, एंड उसका आंसर क्या था? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। 2016 में वापस क्वेश्चन आया, एंड अब स्पेशल ड्राइंग राइट्स की डिटेल्स पूछ ली गई। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू, माइंड ब्लोइंग, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मैं जो बोलता हूं ना, यूपीएससी का सिलेबस जब हम टीचर्स डिसाइड करते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि आज तक जो पूछ लिया गया है उससे आगे कहां जाया जा सकता है। यस, अगर हम पिछले 2 साल के पेपर्स को अगर हम देख लेना प्रीलिम्स के, हाउ मेनी ऑफ यू कैन से कि सर मैं एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चंस तो प्रिडिक्ट कर सकता हूं। चलो प्रिडिक्ट छोड़ो, बट हम तैयारी कर सकते हैं कि एज इट इज सर ये चीजें पूछी जाएगी। कि हम, अगर आपके पूरे पेपर में आप सोच के जाओ कि 6-7 ऐसे टॉपिक आ जाएं जो लिंकअप्स करते हुए आए, बताओ आपका पेपर का एकदम से लेवल बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? कि यस सर ये पेपर मेरे फेवर में है, अगर आप ये एनालिसिस करके जाओ तो जिस साल भी आपको यूपीएससी देना है ना, जैसे 2026 में देना है, 2027 में देना है, 2026 वाले याद रखना, 2023, 2024, 2025, आपको करना क्या है? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जिन चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है ना, बस वो टॉपिक एक पेज के ऊपर लिख लो बस, कि पॉलिटी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, इकोनॉमी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, IR में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया ना, उस टॉपिक से फिर जो जो चीजें पूछी जा सकती है, यस, वो सारी याद कर लो। आपके 10 क्वेश्चंस देयर इज हाई पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। क्या सुनो, आराम से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। 10 क्वेश्चंस आपके इजीली ना यहां से आपके पास यहां पे हो सकते हैं, देखा ना? कि सर 2015 में IMF पे क्वेश्चन था, आंसर था स्पेशल ड्राइंग राइट्स, बस इसी की डिटेल्स पूछ ली 2016 में, विद रेफरेंस टू स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और देखो, क्वेश्चन भी टफ नहीं बनाया, ऑल आर आंसर, ज्यादा सोचना भी नहीं है। यस, समझ रहे हो? ये देखो, इतना एनालिसिस करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के यूपीएससी निकलता है, ऐसे ही नहीं निकलता, ऐसे ही नहीं निकलता है, ऐसे ही नहीं निकलता है। क्लियर यहां तक? समझ आया? चलिए, गुड वन। तो ये और भी आपके पास यहाँ पे जैसे है ना कि सर कौन कौन से, जैसे जनरल रिसोर्स, ये सब कुछ हमने वैसे पढ़ रखा है ना, तो उसको अगर आप चाहो तो देख लेना आराम से, कोर्स की रिकॉर्डिंग, मतलब इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को देख करके, ये बाकी स्टैटिक टॉपिक हमने ऑलरेडी पूरा पढ़ रखा है। फिर नेक्स्ट न्यूज आपके पास आती है, PM मोदी टू पार्टिसिपेट इन SCO समिट इन August 31। ये पिछले साल की अगस्त ना, August 31 of 2025, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है। मैं करंट अफेयर्स आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो इस वजह से इसको यहाँ पे लिखा, अदरवाइज ये हो चुकी है। करेक्ट? यस। चलो, अब इसके ना आउटकम्स हमको याद रखना है कि यहाँ पर ना क्या क्या चीजें बातें हुई हैं।
इसके आउटकम्स हमको याद रखना है, प्लीज समझना, मैं जो मेजर मेजर आउटकम्स दिखा रहा हूं ये याद रखना है। सबसे पहला, एक अग्रीमेंट आपके पास हुआ है एससीओ एंटी ड्रग सेंटर बनाने के लिए। एक अग्रीमेंट आपके पास यहाँ पे हुआ है एससीओ का एंटी ड्रग सेंटर बनाने के लिए। ठीक है, फिर प्रपोजल याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रपोजल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, प्रपोजल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो जो मेजर पॉइंट है वो है ये वाली परमिशन। एससीओ मेंबर्स को ये परमिशन दी गई कि आप चाइना का बाइडू नेविगेशन सिस्टम को यूज कर सकते हो। अब ये ना साइंस एंड टेक में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज BIDOU। बिदो जो है आपके पास यहाँ पे क्या है सर, इट इज चाइनीज नेविगेशन सिस्टम। पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, एससीओ के मेंबर्स को परमिशन मिली है कि इनको यूज करो। करेक्ट, ये याद रखना है, ये याद रखना है। विदाउट नेविगेशन सिस्टम किसका है, चाइना का। चाइनीज नेविगेशन सिस्टम को यूज करने की परमिशन जो है आपके पास यहाँ पे दी गई है, दैट एससीओ मेंबर्स कैन यूज चाइनीज नेविगेशन सिस्टम। करेक्ट। बताओ लिखा। अब देखो यहां पर ना क्या चीज याद करनी है, एक और चीज को आपको यहाँ पे पढ़ना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, ऐसे एक और चीज को याद रखना है। अब देखो इंडिया की तरफ से आपके पास यहाँ पे क्या चीज, इंडिया का ना एक तो सबसे पहले ये विजन याद रखना है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया। अब देखो ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ऐसी ही बात नहीं है। हमारे यहां पर जो G20 समिट हुआ था उसकी थीम थी ये, उसकी थीम थी ये। हमारे यहाँ पे जो G20 प्रेसिडेंसी थी हमारी, उसकी थीम थी ये, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। याद रखना है, ये भूल नहीं जाना है। तो उसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया, उसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया। यस। अब दूसरा पॉइंट इसको लेके याद रखना है, ये इंडिया की जो हमारी जो फिलोसफी है ना, वसुधैव कुटुंबकम, उसको रिप्रेजेंट करता है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर क्या करता है, ये हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की जो थ्योरी है। यस, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी थ्योरी है उसको बताता है ये। फिर इंडिया ने यहां पर एक सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम प्रपोज किया है कि हमको एक सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाना चाहिए। किस लिए बनाना चाहिए, टू डू कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए। अब कल्चरल एक्सचेंजेस से क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो लड़ाई होगी क्या, नहीं सर, फिर लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। जैसे सिविलाइजेशनल डायलॉग फॉरम बनाने की बात करी है, ये दो याद रखना है। समझ में आया। देखो इससे क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला एंटी ड्रग सेंटर याद रखना है। दूसरा, चाइना का विदाउट नेविगेशन सिस्टम को यूज करने की, चाइनीज विदाउट नेविगेशन सिस्टम को यूज करने की परमिशन मिली है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को याद रखना है। ये किसकी थीम थी, G20 में हमारी थीम थी, और इसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है, ये याद रखना है। और दूसरा, इंडिया ने बोला है कि सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम एक बनाना जाना चाहने चाहिए, जिसके थ्रू कल्चरल एक्सचेंज करने में हेल्प मिलेगी हमें। करेक्ट, जिसके थ्रू कल्चरल एक्सचेंजेस करने में हमको हेल्प मिलेगी यहां से। अंडरस्टूड यहां तक, चलिए गुड वन। तो ये ध्यान रखना ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज द थीम ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। और ये क्या करती है, हमारे वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। यस, इसको प्रमोट करते हैं, ये चीज आपके पास यहाँ पे। तो ये देख रहे हो ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, डिकेड ऑफ क्लाइमेट एक्शन, इससे रिलेटेड। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है ना, वन अर्थ वन फैमिली वन, ये सब ध्यान रखना ही है, पढ़ना है इसको। नेक्स्ट आपके पास आता है WTO अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी एंटर्स इनटू फोर्स। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी एंटर्स इनटू फोर्स, ये याद रखना है।
अब देखो ये क्या है। देखा। अब प्लीज इसके नाम ना बड़ा बड़े अक्षर में लिख देना। पहले चलो इसको समझो ये क्या चीज है। देखो, इसको अडॉप्ट किया गया आपके पास 2022 के अंदर, इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया था। अब जो है आपके पास यहाँ पे एनफोर्स आपके पास यहाँ पे कर गया है। प्लीज समझना क्या करता है ये। इट बैन सब्सिडीज टू इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ठीक है, इट बैन सब्सिडीज टू इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। सेकेंड, इट प्रोहिबिट सब्सिडीज टू फिशिंग ऑफ ओवर फिश्ड स्टॉक्स। थर्ड आपके पास हो जाएगा प्रोहिबिट सब्सिडीज फॉर अनरेगुलेटेड हाई सी फिशिंग। और फोर्थ आपके पास स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इनके लिए स्पेशल एंड डेवलपिंग ट्रीटमेंट जो है आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो मेरे को एक बात बताना, मेरे को एक बात बताना, इसमें क्या बात करी गई है कि हमको सब्सिडीज नहीं देनी है। सब्सिडीज नहीं देनी है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। यस। इंडिया में प्लीज समझना इस बात को, इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है तो हमारा यहाँ पे कोस्ट लाइन है, हमारे यहाँ पे इतनी सारी रिवर्स है, इतने सारे लेक्स हैं, इतने सारे पॉन्ड्स हैं, बहुत सारी वाटर बॉडीज है हमारे पास। एंड वाटर बॉडीज में बहुत सारी फिशेज होती हैं। यस, बहुत सारी फिशेज होती हैं। तो प्लीज समझना, हमारे यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का जीवन फिशरी के ऊपर चलता है। यस। कैसा ना, बहुत सारे लोगों का चलता है। बहुत सारे लोगों का धंधा है जो है फिशरीज के ऊपर चलता है। अब प्लीज समझना, जब कभी भी आप कोई चीज चालू करने जाते हो, जैसे आप लोगों ने सोच सुना होगा ना कि घर खरीदने जाते हैं तब भी सब्सिडी मिलती है। मिलती है ना, अगर आप एक नया घर खरीदते हो तो आपको उसमें भी सब्सिडी मिलती है। क्यों मिलती है वो उसमें सब्सिडी भैया, घर आपका, सरकार को क्यों सब्सिडी देनी है उसमें? ताकि आप घर खरीदो, आपको एक थोड़ा सा पुश मिलेगा, सरकार भी हेल्प कर रही है मुझे इसमें। यस, सरकार भी मुझे इसमें हेल्प कर रही है। इससे क्या होता है सर, इससे लोग ज्यादा घर खरीदेंगे। अरे ज्यादा घर खरीदेंगे वो एक अलग चीज है, सबको हाउसिंग देना ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी तो है। यस, ये हमारा डीपीएसपी भी तो है कि नहीं है? हमारे इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि मछली पालन के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। अगर आपने उनको सब्सिडी देना बंद कर दिया तो क्या उनका वो पूरा बिजनेस चल पाएगा ऐसे आराम से? मैं एक छोटे फिशरमैन की बात कर रहा हूं, मैं बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा। बड़ी कंपनीज को इससे फर्क नहीं पड़ता, छोटों को तो फर्क पड़ता है। गेस, छोटों को तो फर्क पड़ता है ना। उनकी लाइवलीहुड के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया कि नहीं आ गया? उनके आर्टिकल 21 के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या इंडिया को इसे साइन करना चाहिए नहीं चाहिए? समझ आ गया ना? मेंस में क्वेश्चन आता है, व्हाई इंडिया डिड नॉट साइन। और प्रीलिम्स में क्या याद रखना है कि इंडिया ने इसको साइन किया है कि नहीं किया है। ऑब्वियसली सर, साइन किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। यस, इंडिया कहता है हमको सब्सिडी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे छोटे फिशरमैन हैं, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है फिशरी की हमारे यहाँ पे। मतलब है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब्सिडी हटा दोगे तो। करेक्ट, बट जो छोटे हैं, छोटे फिशरमैन हैं, उनको इससे फर्क पड़ेगा। एंड हमको उनके की इकोनॉमी को जो है ना इम्पैक्ट नहीं करना है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सर साइन नहीं करते हैं। सो प्लीज याद रखना, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। तो जब इंडिया को साइन नहीं किया तो इंडिया किस में आ गई? इंडिया आ गई स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में आ गया। इंडिया यहाँ पे किस में आ गया? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में। करेक्ट, इंडिया इसमें आ गया स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में। ये याद रखना, ये आएगा क्वेश्चन, आता ही है। सो प्लीज ध्यान रखना, एज ऑफ अर्ली 2026 इंडिया हैज नॉट yet ratified the WTO agreement on fishery subsidies. While India supports the goal of curbing harmful, illegal and unsustainable fishing, कि बिल्कुल इसको हमको यहाँ पे हटाना है, but it has held back for formal ratification to protect the livelihood, food security and the subsidies to a small scale traditional fishermen seeking greater policy. करेक्ट। तो ये आंसर जो, ये आपके आंसर में, अगर आपके मेंस में आंसर आ जाए तो इन कीवर्ड्स को लेकर के आपको अपना आंसर बना देना है। डन यहां तक?
यस। चलिए, गुड वन। तो यहां से क्वेश्चन आता है सर, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन भी आता है। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, पढ़िए एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। What is the question? With reference to the agreement on fisheries subsidies adopted by the members of the WTO, देख रहे हो ना, 2022 में देखो इसको अडॉप्ट किया गया था, 2023 में इसका क्वेश्चन आ गया। यस, 2022 में अडॉप्ट किया गया था, 2023 में क्वेश्चन है। So which of the following are correct? कौन से पॉइंट्स करेक्ट है? It prohibits subsidies for illegal, unreported and unregulated areas. It prohibits subsidies for fishing overfish stocks. It prohibits subsidies for fishing on the high seas. Sir, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। What will be the answer? आसान है, यूपीएससी नहीं है। आसान है ना यूपीएससी? अरे आसान नहीं है, उसको आसान बना दिया है। अभी अगर यही क्वेश्चन बिना पढ़ाए पूछ लेता तो कर लेते क्या? करेक्ट, समझ आया यहां तक? चलिए, गुड वन। सो ये जो है आपके पास इसका आंसर हो जाता है। चलिए, गुड वन। तो ये आपके पास हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस। तो यूएन को लेकर के जितने भी हमारे पास एंटायरली करंट अफेयर्स थे इस साल के 2026 के लिए, 2025 से लेकर के 2026 के लिए जितने भी यूएन के करंट अफेयर्स थे, ठीक है, वो मैंने इसमें इस पूरे लेक्चर्स में आपके पास यहाँ पे कवर अप कर लिया। अब आपको क्या करना है? सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इनका जो बैक ट्रेसिंग करनी है कि इसको लेकर के स्टैटिक पोर्शन पूरा का पूरा क्या है, और आज तक के इससे लेकर के क्या क्या उससे पहले के करंट अफेयर्स हैं, वो कैसे पता चलेंगे? वो हमने कोर्स के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स के ऊपर जाना है, वहां पे जाकर के 3 लेक्चर्स हमने ले रखे हैं जो यूएन से रिलेटेड है। करेक्ट, पूरा 3 लेक्चर्स में हमने कंप्लीटली पूरा का पूरा यूएन आपको यहाँ पे समझा रखा है। वहां पे जाके उन लेक्चर्स को भी जरूर देखना है। अंडरस्टूड? यस। चलिए, गुड वन। तो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेते हैं।